जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैंने कल डिस्कस किया था सिविल इंजीनियरिंग के फ्लूइड मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन पॉइंट को, और इंट्रोडक्शन पॉइंट में मैंने फ्लूइड के इंट्रोडक्शन को बताया था, क्या होता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, और साथ ही साथ मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लूइड होते हैं उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टी को भी बताया था। तो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने कल डील किया था वो था हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या मैंने बताया था आपको, ये जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम बताए थे हम, स्पेसिफिक वॉल्यूम जिसको हम लोग किससे डिनोट किए थे, ये एस भी से डिनोट किए थे स्पेसिफिक वॉल्यूम को। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ये बताया था मैंने, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास होता है, जिसको मैंने बोला था ये रेसिप्रोकल होता है, किसका, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ तक मैंने क्या किया था, कवर किया था फ्लूइड प्रॉपर्टी को। सबसे पहला फ्लूइड प्रॉपर्टी मैंने बताया था डेंसिटी, और दूसरा जो फ्लूइड प्रॉपर्टी बताया था यूनिट वेट, तीसरा जो फ्लूइड प्रॉपर्टी था हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब जो मैं फ्लूइड प्रॉपर्टी बताऊंगा आगे वो आएगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी और क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों सेम चीज होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ और वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिलेटिव डेंसिटी को इस एस की तरह जो ये ऐसे करके जो सिंबल रहता है इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले कि हमारा जो है रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी होता है हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लूइड पर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यही होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड, यही होता है इसका डेफिनेशन। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि इस स्टैंडर्ड फ्लूइड को जो देख रहे हैं हम लोग, कि हम लोग बोल रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। तो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड को कंसिडर करते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट यही है ना, ये पूछा है एग्जाम में कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को, जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है हमारा, उसमें कौन कौन से फ्लूइड को कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहला जो फ्लूइड कंसीडर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड में वो होगा हमारा वाटर। और हम लोग किसको स्टैंडर्ड फ्लूइड मान सकते हैं, तो एयर को भी हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है, यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है, ये मैं डेफिनेशन अभी मिटा दे रहा हूँ, ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन हम लोग देख लिए, तो मैंने बताया यहाँ रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखिए यहाँ हम स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लोग कौन कौन सा फ्लूइड को कंसिडर करते हैं, तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, पहला होगा हमारा H2O जिसको हम लोग वाटर कहते हैं, दूसरा हमारा होगा एयर, दूसरा हमारा क्या होगा, एयर होगा। तो अगर आपसे वाटर का डेंसिटी पूछे कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, तो कल मैंने बताया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000, क्या होता है, अब डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। मैंने यही बताया था ना वाटर का डेंसिटी कितना होता है। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड में अगर हम लोग एयर बोल रहे हैं तो एयर का डेंसिटी कितना होता है, कल मैंने ये भी बताया था 1.26 केजी पर मीटर क्यूब। जब मैं डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा था तो उसी में मैंने ये चीज बताया था, डेंसिटी ऑफ Hg बताया था, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन बताया था, डेंसिटी ऑफ ऑयल बताया था, डेंसिटी ऑफ H2O बताया था, डेंसिटी ऑफ
एयर भी मैंने बताया था, और सारे में रिलेशन भी बताया था, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। इस तरीके से एक सीक्वेंस में अरेंज किया था मैंने कल। देखिए ये जो हम लिखे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर क्या होता है 1.26 kg पर मीटर क्यूब। अब अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट एंड डायमेंशन को देखें कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है और डायमेंशंस क्या होता है, तो हाँ, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा और रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें यूनिट देखते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का क्या यूनिट होता है। तो यूनिट इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, मतलब यहाँ भी डेंसिटी, यानी कि नोमिनेटर में भी डेंसिटी और डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी। अब हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। मान लीजिए अगर हम लोग इस फ्लूइड का, जिस फ्लूइड का डेंसिटी हमको निकालना हो, उस फ्लूइड का अगर आपसे बोले यूनिट क्या होगा डेंसिटी का, तो हम लोग बोलेंगे केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी, अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड फ्लूइड में दो चीज को कंसीडर करते हैं, एक तो भाई H2O को कंसीडर करते हैं और दूसरा हम लोग एयर को कंसीडर करते हैं। तो H2O का डेंसिटी हमारा क्या होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, एयर का डेंसिटी कितना होता है 1.26 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए स्टैंडर्ड फ्लूइड का भी डेंसिटी हमारा डेंसिटी का यूनिट हमारा क्या है, यही केजी पर मीटर क्यूब है, यही केजी पर मीटर क्यूब है। तो केजी पर मीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा यूनिट क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, यानी कि हमारा यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस होगा। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, तो भाई यूनिट लेस होता है। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट हमारा यूनिट लेस हुआ, तो अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन भी क्या होगा, इसका डायमेंशन नहीं होगा, यानी कि डायमेंशन इसका नहीं होगा। अब देखिए अब एक पॉइंट आता है आपका कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी निकालना है आपको, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी निकालने बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, एच जी का निकालना है। तो आपको क्या डेंसिटी में लेना है, ऊपर में डेंसिटी ऑफ एच जी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड में आप क्या कंसीडर कीजिएगा, जनरली H2O कंसीडर करना है, होता दोनों है स्टैंडर्ड फ्लूइड में, लेकिन जनरली हम लोग कंसीडर जो करते हैं H2O कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें, अगर आपसे डेंसिटी ऑफ एच जी बोले तो आप क्या लिखिएगा यहाँ कि हमारा डेंसिटी ऑफ, सॉरी डेंसिटी ऑफ एच जी नहीं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एच जी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी बोले तो आप लिखिएगा यहाँ से डेंसिटी ऑफ एच जी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्या, स्टैंडर्ड फ्लूइड में क्या लीजिएगा आप, वाटर लीजिएगा। कल मैंने बताया था डेंसिटी ऑफ एच जी कितना होता है, तो मैंने कल बताया था डेंसिटी ऑफ एच जी इज इक्वल टू 13,600, क्या बताया था यूनिट में इसका, केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। तो आप अगर यहाँ से डेंसिटी ऑफ एच जी लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 13,600 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये जो हमारा डेंसिटी आएगा ये आ जाएगा हमारा 13.6। यूनिट इसका क्या होगा, ये जो हम निकाले हैं इसका, ये एच जी का रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट लेस होगा, यानी कि 13.6 ही रह जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे बोले कि आप निकालिए रिलेटिव डेंसिटी किसका, ग्लिसरीन का, तो ग्लिसरीन का मैंने क्या बताया था कि डेंसिटी ऑफ क्या होगा, ग्लिसरीन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2O। तो आप यहाँ से क्या बोल रही है, बोलिएगा 1260 बताया था ना मैंने, 1260 केजी पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। इस तरीके से करके आप निकालिएगा यहाँ से तो 1.26 आएगा, 260, 1.260। ठीक है, अगर हम लोग H2O का निकालेंगे यानी कि
वाटर का ही रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, तो वाटर का जब रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये भी हमारा क्या वाटर, तो वाटर का डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर का डेंसिटी, ये दोनों कट के हमारा जो आएगा हमारा रिलेटिव डेंसिटी वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया इसमें कि रिलेटिव डेंसिटी हमारा कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए इसमें क्या क्या चीज को आपको याद रखना है। पहला बात कि इसका फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा इसका याद रखना है कि यूनिट क्या होता है, यूनिट भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है। तीसरा आपको क्या याद रखना था, डायमेंशन। तो ये जब यूनिट हमारा यूनिट लेस हो गया तो डायमेंशन भी हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अब देखिए ये जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी था या स्पेसिफिक ग्रेविटी था, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर? तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारा इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड या बोल सकते हैं आप रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। अभी मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, यही मैंने फॉर्मूला पढ़ा। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी है ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है, ये 1 तभी होगा जब हमारा ये वाला चीज क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तभी हमारा यहाँ से बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी जो है ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड था इसके जगह हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, वाटर को कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स हमारा जो फ्लूइड है जिसका हमको डेंसिटी निकालना था वो फ्लूइड क्या होगा, हैवियर होगा। किससे, हमारे वाटर से। अगर ये रिप्रेजेंट करे कि हमारा रिलेटिव डेंसिटी जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब है कि फ्लूइड जो होगा हमारा, कौन सा फ्लूइड, जिस फ्लूइड का हमको डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, ये वाला फ्लूइड। ठीक है, तो वो फ्लूइड जो होता है फ्लूइड इज हैवियर होगा। क्या होगा, भारी होगा। किससे भारी होगा, देन H2O से। किससे होगा भारी, H2O से भारी होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वहां रिलेटिव डेंसिटी है ये SF इज लेस देन 1। अगर SF इज लेस देन 1 बोले तो इसका मतलब होता है कि रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू जो है 1 से छोटा है। अब रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू 1 से अगर छोटा है तो आप उसमें कैसे जानिएगा कि 1 से रिलेटिव डेंसिटी जो छोटा हो रहा है, इसका मतलब किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है जिसके वजह से हमारे रिलेटिव डेंसिटी जो 1 से छोटा आ रहा है। तो यहां से आप वही सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ SF इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्या, फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड में मैंने बता दिया क्या होता है, जनरली हम लोग वाटर को कंसीडर करते हैं लेकिन स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम वाटर को भी ले लेते हैं, एयर को भी ले लेते हैं। एयर को इसीलिए नहीं हम लोग लेते हैं जनरली इस कॉन्सेप्ट पे क्योंकि एयर का जो डेंसिटी होता है ना बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर। हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से SF वाला ये जो कॉन्सेप्ट आया हमारा कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये हमारा लेस देन 1 हो रहा है। इसका मतलब है ये जो फ्लूइड है ये लेस देन 1 हुआ होगा, तभी तो ये पूरा हमारा लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होगा, ये पूरा जो है, ये पूरा जो है लेस देन 1 होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारा 1 से कम होगा तभी जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी जो है 1 से कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ये जो हमारा H2O है इससे हमारा क्या है, फ्लूइड लाइटर है, मतलब हल्का है। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये फ्लूइड इसके बराबर हो जाता तो ये दोनों क्या हो जाता, दोनों डेंसिटी का डेंसिटी क्या हो जाता है, SF बराबर 1 हो जाता, कट के ये 1 तो SF बराबर 1 हो जाता।
तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये फ्लूइड जो है हमारा, ये क्या है, फ्लूइड इज लाइटर, हल्का है, किससे, देन H2O से। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए ये बेहतरीन पॉइंट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इसको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको जो है आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आपसे बोला जाए कि डेंसिटी ऑफ Hg हमारा किस यूनिट में है, ये अभी जो 13.6 है ना, ये 13.6, अभी इसको नहीं देखना है, केवल पहले यूनिट को देखिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि लेट अस सपोज दैट कि x भी हो सकता है, पहले यूनिट देखिए आप। डेंसिटी ऑफ Hg अगर आपका kg पर लीटर में है और आपसे अगर बोले कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसके डेंसिटी को जो kg पर लीटर है उसको आप किस में कन्वर्ट कीजिएगा, मीटर, केजी पर मीटर क्यूब में, किस में कन्वर्ट कीजिएगा, केजी पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में आप क्या कीजिएगा, इसको कन्वर्ट कीजिएगा। तब जाके आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, वही डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड लगाना है, ठीक है। अब देखिए ये केजी पर मीटर क्यूब में जब आप कन्वर्जन कीजिएगा इसको और उसके बाद जब आप फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो डायरेक्ट जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा वो 13.6 ही आएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर हमारा यूनिट केजी पर लीटर में रहे और उसके अगर हमारा कोई भी डिजिटल नंबर रहे, कोई भी एनीथिंग x मान लिए हम लोग, लेट अस सपोज दैट x मान लिए, अब x के जगह आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 13.6 यहाँ दिया हुआ है 13.6, तो यहाँ देखिए 13.6 है, तो ये 13.6 के जगह अगर यहाँ x रहता तो यहाँ भी क्या आता, x ही आता। अगर यहाँ पे 13.6 है तो यहाँ 13.6 है, यहाँ अगर 2 रहता तो यहाँ 2 रहेगा। केवल क्या होना चाहिए, यूनिट को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा डेंसिटी जो है केजी पर लीटर में है तो यही आगे में जो छपेगा उसी को हम लोग इधर क्या कर देंगे, चपका देंगे, यानी कि चिपका देंगे, छाप देंगे उधर, ठीक है, कॉपी कर देंगे। अब देखिए अगर आपका यूनिट ग्राम पर मिलीलीटर में रहे, अगर आपका यूनिट ग्राम पर मिलीलीटर में रहे तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, पहले केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑलरेडी किस यूनिट में रहता है, केजी पर मीटर क्यूब में रहेगा। तो उसके बाद आप जब ये ग्राम पर मिलीलीटर है और उसके आगे भी अगर एनीथिंग कुछ भी रहे तो डायरेक्ट आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देना है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यही होगा जो इस यूनिट के आगे होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक नोट पॉइंट है आपका कि हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या चीज का मेजरमेंट करते हैं, तो हाइड्रोमीटर से जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उससे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेजरमेंट करते हैं। क्या चीज का मेजरमेंट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेजरमेंट करते हैं। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ये बुआयंसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो ये किस पे है, बुआयंसी के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। बुआयंसी वाला भी चैप्टर हम लोग इसके बाद कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होते हैं, कैसे उसको हम लोग अगर कोई यूनिट दिया हुआ है यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लाने के लिए। ये हाइग्रोमीटर था, हाइग्रोमीटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, और हाइग्रोमीटर जो है किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसको देखें। अगला पॉइंट जो हमारा है विस्कोसिटी, क्या होता है विस्कोसिटी, तो देखिए विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है एक रजिस्टिंग फोर्स होता है। क्या होता है, रजिस्टिंग फोर्स। कौन सा रजिस्टिंग फोर्स होगा कि मान लीजिए हमारा कोई फ्लूइड का लेयर है, मान लीजिए ये हमारा कोई फ्लूइड का लेयर है और ऊपर में क्या है एक दूसरा लेयर है हमारा, एक फ्लूइड का लेयर ये है, एक फ्लूइड का लेयर ये है, तो दोनों फ्लूइड क्या है एडजेसेंट है और दोनों फ्लूइड के बीच में क्या होगा, एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के ऊपर स्लाइड करना चाहेगा
तो जब ये फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के ऊपर स्लाइड करना चाहेगा तो ये वाला फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के ऊपर क्या डेवलप करेगा, रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, और उसी रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा इसका मतलब है विस्कोसिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए वही बोल रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स विल एक्ट बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन। कब, जब फ्लूइड हमारे मोशन में रहे। अभी मैंने बताया कि एक फ्लूइड था, एक लेयर, उसके बाद एक दूसरा एडजेसेंट लेयर, और एक लेयर क्या करता है, दूसरे के ऊपर क्या करना चाहता है, स्लाइड करना चाहता है। तो जब स्लाइड करना चाहेगा तो कुछ तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा ना, जब फ्लूइड हमारा मोशन में रहेगा तभी स्लाइड करेगा, और जब स्लाइड करेगा तो कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होगा, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। अब देखिए ये तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन था। विस्कोसिटी अकर्स कब होता है, कब होगा हमारा विस्कोसिटी, जब हमारा फ्लूइड का एक पार्टिकल्स, कल मैंने रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक फ्लूइड जो है, जब हमारा फ्लूइड जो है मोशन में रहता है तो एक फ्लूइड का पार्टिकल्स ये वाला और दूसरा फ्लूइड का पार्टिकल्स ये वाला, दोनों के बीच क्या होता है, रिलेटिव मोशन डेवलप होता है। तभी हम लोग क्या बोलते थे कि जब दोनों फ्लूइड के बीच रिलेटिव मोशन डेवलप होता था तभी हम लोग फ्लूइड को मोशन में बोले थे। तो जब यहाँ विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट में आ रहा है तो बोल रहा है कि विस्कोसिटी हमारा कब अकर्स करेगा, कब होगा विस्कोसिटी, कब डेवलप होगा विस्कोसिटी। तो बोल रहा है व्हेन फ्लूइड इज इन रिलेटिव मोशन, जब हमारे फ्लूइड जो है रिलेटिव मोशन में रहेंगे, यानी कि फ्लूइड के पार्टिकल्स जो है रिलेटिव मोशन में रहेंगे, तभी हमारा विस्कोसिटी डेवलप होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से एक और कंडीशन बोल रहा है कि अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट में रहे, कल बताए थे रेस्ट का कंडीशन, कल मैंने देखिए कल के क्लास से कितना सारा टर्म रिलेट कर रहा है, कल जितना चीज बताए थे हम उससे कितना सारा चीज को रिलेट कर रहा है। कल मैंने बताया था कि जब हमारा फ्लूइड का पार्टिकल्स जो है रिलेटिव मोशन में नहीं रहेगा, दैट मीन्स हमारा फ्लूइड जो है किस कंडीशन में आएगा, रेस्ट के कंडीशन में आएगा। और जब हमारा फ्लूइड रेस्ट के कंडीशन में आएगा तो उस कंडीशन को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स कंडीशन कहते हैं, कंडीशन को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट तो इसका मतलब है कि हमारा जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी विस्कोसिटी का कोई नो सिग्निफिकेंस, कोई सिग्निफिकेंस नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट में रहेगा तो विस्कोसिटी का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। दैट मीन्स हमारा जो विस्कोसिटी होगा वो विस्कोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स जब फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में रहे तो हम लोग विस्कोसिटी क्या मानेंगे, विस्कोसिटी हम लोग मान लेंगे कि हमारा जीरो होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से डील करते हैं अगले पॉइंट में। तो ठीक है, तो देखिए हम यहाँ क्या किए हैं, तीन कंटेनर लिए हैं, तीन क्या किए हैं, कंटेनर लिए हैं। अब इस तीन कंटेनर में हम लोग क्या किए, फ्लूइड को फिल किए, ब्लू कलर का फ्लूइड फिल कर देते हैं। फ्लूइड को क्या कर रहा है, इसमें फिल कर रहा है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को फिल किए। अब इसको क्या करेंगे कि ये जो फ्लूइड है अंदर वाला, इसका वेलोसिटी जो है अगर हमारा जीरो होगा, अगर u इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि ये वाला फ्लूइड का वेलोसिटी हम डिनोट कर रहे हैं u से, अगर ये जीरो होगा तो हमारा विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जब फ्लूइड का वेलोसिटी जीरो हो रहा है दैट मीन्स फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में। अभी जस्ट एक मिनट पहले हम बताए कि जब हमारा फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में रहता है तो उसका विस्कोसिटी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए दूसरा कंटेनर को देखिए, इस कंटेनर में भी क्या फिल किया हुआ है, फ्लूइड फिल किया हुआ, और इसका इस कंटेनर का वेलोसिटी जो है ये हमारा कांस्टेंट है। इस कंटेनर का जो भी वेलोसिटी है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये जो भी है हमारा, ये है हमारा कंटेनर
वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ u जो था हमारा, ये क्या था, फ्लूइड का वेलोसिटी। ठीक है, कंटेनर का वेलोसिटी अगर हमारा कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स हमारा क्या, हमारा कंटेनर जो है वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, दैट मीन्स फ्लूइड हमारे किस कंडीशन में रहेंगे, रेस्ट कंडीशन में रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, कंटेनर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भी विस्कोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए विस्कोसिटी दो तरह का होता है, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी जो हम लोग म्यू से डिनोट कर रहे हैं ये हमारा है डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में आइए, ये हमारा कंटेनर था कोई और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। जब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, विस्कोसिटी 0 होगा। तो ये 3 कंडीशन था जिसमें विस्कोसिटी क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, अगर अच्छे से उसके बाद अगर क्लियर होता है, नहीं क्लियर होता है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर कैसा लग रहा है सेशन, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, आप लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मोर विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी ज्यादा। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो उसका मतलब है कि हमारा जो फ्लूइड होगा, हमारा जो फ्लूइड होगा वो कैसा होगा, थिकर होगा, मोटा होगा, गाढ़ा होगा। ठीक है, जब गाढ़ा फ्लूइड रहता है, तो आप बताइए जब गाढ़ा फ्लूइड रहेगा तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, डेवलप ज़्यादा होगा। ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप का मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा। यही तो कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा था ना, कि अगर गाढ़ा फ्लूइड है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो इसका मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा। जैसे मान लीजिए ये वाटर है, ये हमारा क्या है, वाटर है। ये देखिए काफ़ी थीन, आपको दिख रहा होगा इसमें वाटर काफ़ी क्या है, थीन है। अगर मैं इसको ग्राउंड पे गिरा दूँ, पानी क्या करने लगेगा, तुरंत फ्लो करने लगेगा, तेजी से फ्लो करेगा। इसका मतलब ये जो इसके जो विस्कस फोर्स लग रहे हैं ना, विस्कोसिटी में विस्कस फोर्स वो काफ़ी कम लग रहे हैं, तभी तो जो है कि ज़्यादा फ्लो कर जा रहा है, तुरंत फ्लो कर जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके जगह हम क्या लाएं, कोल्टार लाएं, अलकतरा जिसको कहते हैं कोल्टार, उसको गिराएं तो क्या वो धीरे धीरे जाएगा। देखते हैं रोड सब पे कोल्टार डालता है तो क्या पसरता है क्या, बहुत कम फैलता है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब फ्लूइड का थिकनेस क्या होगा, मतलब गाढ़ापन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए ये जो हमारा विस्कोसिटी है, हीलियम का विस्कोसिटी, हीलियम हमारा किस टाइप में, लिक्विड, लिक्विड हीलियम की बात कर रहे हैं। यहाँ किस हीलियम की बात कर रहे हैं, लिक्विड हीलियम की बात कर रहे हैं। लिक्विड हीलियम का अगर विस्कोसिटी बोलेगा कि कितना होता है तो भाई 0 होता है। किस कंडीशन में, एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये टार होता है, ये क्या है, टार, वही अलकतरा वाला कोल टार, टार जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि टार का विस्कोसिटी कितना होता है, तो टार का विस्कोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी इसी का होता है, टार का। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, देखिए शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या स्ट्रेन रेट और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है टाउ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये टाउ, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को हम लोग डी थीटा अपॉन, ये जो टर्म है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी थीटा अपॉन डी टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी से। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको रेट ऑफ शियर स्ट्रेन लिखे डी थीटा अपॉन डी टी, तो देखिए टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी
अब यही जो डी थीटा अपॉन डी टी है ना, ये डायरेक्ट ये जो है किसके बराबर होता है, डी यू अपॉन डी वाई के बराबर होता है। डी यू अपॉन डी वाई जो हम यहाँ बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। क्लियर है ना यहाँ तक, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये जो डी थीटा अपॉन डी टी था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और दूसरा नाम क्या बताया मैंने, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ और ठीक है, और क्या, स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन, ठीक है। इस डी थीटा अपॉन डी टी का देखिए कितना सारा नाम है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेन रेट। 3 नाम है इसका, किसका, डी थीटा अपॉन डी टी का। ये डी थीटा अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, डी यू अपॉन डी वाई। इसीलिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में एक और चीज बोल सकते हैं कि जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है ना, वो शियर स्ट्रेस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, क्योंकि ये डी थीटा बराबर डी यू अपॉन डी वाई था। और इसी डी यू अपॉन डी वाई को हम लोग कौन सा ग्रेडियंट बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ये बराबर आया कि कैसे, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर डी यू अपॉन डी वाई। कल मैंने आपको वेलोसिटी प्रोफाइल बताया था, वेलोसिटी प्रोफाइल इस टाइप का वेलोसिटी प्रोफाइल बताया था मैंने। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक एलिमेंट को, इस वेलोसिटी प्रोफाइल के एक एलिमेंट को कंसिडर कर लिया, इस एलिमेंट को, ये वाला। देखिए इसी को मैंने यहाँ से, देखिए ये यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, 4.1234, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारा कर्व था, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको क्या मान लिए, स्ट्रेट लाइन मान लिए। ये जो हमारा यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ इतू सा जो हो रहा है, छोटू सा, ये कर्व हो रहा था, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या मान लिए, स्ट्रेट लाइन। जब इसमें हम लोग परपेंडिकुलर डाले इसे, तो यहाँ से एंगल बन गया हमारा कितना, डी थीटा अपॉन डी थीटा बना, सॉरी डी थीटा बना हमारा एंगल। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारा u इंटू डी टी है, ठीक है। और ये जो हाइट है हमारा, ये हाइट है हमारा डी वाई, ये हाइट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमारा कितना बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ से ले रहे थे, इसको ऐसे करके लेंगे, इतना सा कितना होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी देखिए u प्लस डी यू लिए हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी u है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन इतना से इतना कितना होगा, डी यू इंटू डी टी होगा। यहाँ क्या होगा, डी यू इंटू डी टी होगा। अब अगर आप इसमें टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाइए, आप यहाँ से क्या बोल सकते, टेन डी थीटा बराबर क्या होता है, आप बताइए, यू टू क्या डी टी डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है, बताइए टेन थीटा में, आपका p डिवाइडेड बाय b, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। अब देखिए टेन डी थीटा जो है हमारा काफी स्मॉल है, तो टेन डी थीटा को हम लोग, टेन डी थीटा जो है हमारा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी थीटा बराबर डी यू इंटू डी टी डिवाइडेड बाय डी वाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ से आपका क्या निकला, ये जो हमारा, ये जो हम पॉइंट लिखे डी थीटा बराबर डी यू इंटू डी टी डिवाइडेड बाय डी वाई, यहाँ से हमारा क्या निकला, यहाँ से निकला हमारा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। यही हमारा निकल गया, जो कि यहाँ मैंने आपको पहले ही कंसीडर कर दिया। ये था इसका क्या, डेरिवेशन, कि ये एक्चुअली में ये जो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर डी यू अपॉन डी वाई लिख रहे हैं, ये एक्चुअली में आया कहाँ से, आपको ये दिख गया होगा कहाँ से ये आया है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अगर आप इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख रहे हैं, ये
टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, तो उसी को समराइज करके हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, टाउ बराबर म्यू इंटू क्या डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू टाउ बराबर म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ पे म्यू हमारा क्या है, म्यू है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू हमारा क्या है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, और इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलिए या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलिए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये डी थीटा अपॉन डी टी कहाँ से आया। तो इस वाले को मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको डिनोट कर देता हूँ कि ये डी थीटा यहाँ से डायरेक्ट है, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए ना, तो आप कर दीजिए, ठीक, और ठीक है, ये देखिए वहीं वहीं से कॉन्सेप्ट आया है ये वाला, ठीक है। अब ये चीज हो गया, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट हमारा। देखिए एक नोट पॉइंट बोल रहा है, एक नोट पॉइंट बोल रहा है हमारा, ये नोट पॉइंट कि म्यू ऑफ H2O इज इक्वल टू, यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ H2O इज इक्वल टू व्हाट टाइम्स ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, ये जो होता है हमारा 55.55 टाइम्स होता है हमारा किसका, एयर का। आप कैसे निकालिएगा इसको, तो देखिए अगर आप इसमें इसको डिवाइड कीजिएगा इधर से, तो म्यू ऑफ H2O डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ क्या हमारा एयर, तो ये कीजिएगा तो आपका क्या, इसका देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी कितना होता है 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यही होता है इसका यूनिट। इसका यूनिट भी हम आपको दिखाते हैं क्या होता है, देखिए न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, वो आगे आएगा अभी, ठीक है। तो उसके बाद म्यू ऑफ एयर कितना होता है 18 गुना 10 के पावर -6 होता है। जब आप दोनों को डिवाइड कीजिएगा 0.001 डिवाइडेड बाय 18 गुना 10 के पावर -6, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 55.55, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये भी हम आपको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आपको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है हमारा कितना होता है, किसके रिस्पेक्ट में, किससे कंपेयर करना है, एयर से कंपेयर करना है, तो बोलेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 55.55 टाइम्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर होता है, ठीक है। देखिए फॉर स्मॉल थिकनेस वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोग कैसा लेते हैं, अगर हमारा थिकनेस स्मॉल रहे, थिकनेस का मतलब क्या, वाटर का थिकनेस, एक वाटर का जो लेवल होता है वो स्मॉल रहे, तो हम लोग वेलोसिटी पर देखिए वाटर का थिकनेस जितना ज़्यादा, मान लीजिए इतना ज़्यादा है बोर्ड बराबर ज़्यादा, तो वेलोसिटी प्रोफाइल हमको कर्व दिखेगा ऐसे, हम अभी बनाए थे ना ऐसे कर्व दिख रहा था वेलोसिटी प्रोफाइल का, ऐसे दिख रहा था। अगर मान लीजिए हमारा थिकनेस काफ़ी कम रहती है, ये कर्व हमें दिखेगा क्या, कर्व तो हमको स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिख जाएगा, कर्व हमें कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह दिख जाएगा, दिख जाएगा ना। जब हम लोग छोटा स्ट्रिप लेते थे क्या उसमें कर्व दिखता है क्या, नहीं दिखता है। अभी हम जो पीछे में जो डिराइव कर रहे थे एक प्रॉब्लम को, जो हम लोग बोले थे कि डी थीटा अपॉन डी टी बराबर डी यू अपॉन डी वाई होता है, उसमें मैंने दिखाया कि उसको कंसीडर कर लिए थे क्या, लीनियर, क्योंकि छोटा सा स्ट्रिप लिए थे हम लोग, बताता तो वहाँ कर्व कर्व की तरह, लेकिन हम लोग माने थे लीनियर। तो वही बोल रहे हैं कि फॉर स्मॉल थिकनेस वेलोसिटी प्रोफाइल इज क्या होगा, लीनियर होगा वेलोसिटी प्रोफाइल। क्लियर है यहाँ तक, तो ये आप लोग देख लिए कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होता है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है लीनियर, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल यही है हमारा लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, यही हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। अब देखिए जब लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल रहे तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टाउ बराबर होता है ना एफ बाई ए होता है, टाउ बराबर क्या होता है, एफ बाई ए होता है, ये बराबर होता है म्यू इंटू यू बाई एच। अब ये सब नोटेशन क्या क्या है नोटेशन भाई, तो ये हमारा क्या है, एक प्लेट है, ये हमारा क्या है, एक प्लेट है, और नीचे भी हमारा क्या है, प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में हमारा क्या है, फ्लूइड है।
दोनों प्लेट के बीच में हमारा क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए जो हमारा डिनोट कर रहा है कॉन्टैक्ट एरिया कर रहा है, कॉन्टैक्ट एरिया या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट किसमें, मीटर स्क्वायर में, ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। और एफ जो हमारा होता है ये फ्लूइड का, ये जो प्लेट है ना, प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है। और ये जो हमारा यू है ये प्लेट का हमारा क्या है, वेलोसिटी है। और ये एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ से, एक प्लेट से दो प्लेट के बीच का हाइट एच। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बोलिए, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दिया कि क्या क्या होता है इसमें। क्लियर है, बोलिए, क्लियर है ना। देखिए ये एच, एच हमारा क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, एक प्लेट ये था एक प्लेट ये था। अब देखिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में नहीं आया होगा आप लोग, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ए है ना, यहाँ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा एरिया लेंगे, तो देखिए एक प्लेट, मान लीजिए अभी एग्जांपल दे रहे हैं हम, ये प्लेट है हमारा, एक प्लेट ये है हमारा, एक प्लेट हमारा ये, ठीक है, एक प्लेट हमारा ये है एक प्लेट हमारा ये है। बीच में हमारा क्या है, मान लीजिए कि ये प्लेट अभी हम रख दिए नीचे, ग्राउंड वाला प्लेट हमारा क्या है, एक प्लेट, बीच में हमारा क्या कर रहा है, पानी ऐसे से फ्लो कर रहा है, पानी इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो पानी के वाटर के सरफेस में ये जो कांटेक्ट करेगा ना एरिया, ये नीचे वाला एरिया कांटेक्ट जो करेगा, इसी एरिया को, पूरा एरिया को, चौखुट जो है ये रेक्टेंगल शेप में है, देखिए रेक्टेंगल शेप में, ये रेक्टेंगल शेप वाला एरिया हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया है। क्लियर, देखिए अब आपका ये जो हमारा शेडेड वाला एरिया है, नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला वही हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया है। और इस पे जो वेलोसिटी लग रहा है हमारा वो u, और इस पे जो फोर्स लग रहा है हमारा तो क्या, f से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला कब लगाना है अब आपको समझ में आ गया होगा, कि जब प्लेट का कंडीशन रहेगा, प्लेट रहेगा उसमें करेगा, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इतना है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट इतना है, तो आप उस को यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपसे बोले पीछे वाला अगर फॉर्मूला यूज़ करवाना रहेगा तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन दे देगा आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट दे देगा, वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं अगर शियर स्ट्रेन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, अब किस विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, बोलिए, डायनामिक विस्कोसिटी का बात कर रहे हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है ना यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब देखिए यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये जो स्ट्रेस बराबर था ना, स्ट्रेस बराबर म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, जब यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो इसका वैल्यू, इसका यूनिट निकल जाएगा, यूनिट निकल जाएगा न्यूटन सेकेंड, टन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, टाव, टाव का वैल्यू इधर है, टाव का यूनिट ले लीजिए और टाव को डी वाई को इधर भेज दीजिए और डी यू को नीचे ला दीजिए। उस तरीके से आप यहाँ से यूनिट को क्या कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल सेकेंड कहते हैं। पास्कल सेकेंड क्यों कह रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोले, पास्कल, ESCL पास्कल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय नहीं होगा, इनटू सेकेंड होगा, पास्कल सेकेंड हो गया। यही हमारा क्या बन गया, यूनिट बन गया पास्कल सेकेंड। यहाँ भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा पास्कल सेकेंड हम लोग कब यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल सेकेंड करते हैं, कहते हैं। अब देखिए इसी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को आप इस टर्म में लिख सकते हैं, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। देखिए उसको कन्वर्ट कीजिए, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ -2 दे दिए, गुना सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। देखिए ये मीटर कैंसिल आउट हो गया, ये ये देखिए अगर इसको आप ऐसे काटिएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या हो गया, केजी पर मीटर, ये एस हमारा पावर -1 में था तो एस हमारा क्या आ जाएगा,
नीचे आ जाएगा। तो यही यूनिट कन्वर्जन हो गया इसका, कि हम लोग न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम लोग किस में लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा सिस्टम में है, तो ये हमारा एमकेएस सिस्टम में है। कौन से सिस्टम में है, एमकेएस सिस्टम में। अगर आपसे बोले कि इसको सीजीएस यूनिट में लिखिए, सीजीएस यूनिट में इसका क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट में आप क्या बता सकते हैं, सीजीएस यूनिट में क्या होगा। केजी को किस में लिखेंगे, केजी को लिखेंगे ग्राम में, केजी को लिखेंगे ग्राम में, पर मीटर को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे टू सेकेंड। यही हो गया आपका किस में, सीजीएस में। यस सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला यूनिट था हमारा, ये किस यूनिट में था, आई, ठीक है। अब देखिए इसी सीजीएस यूनिट को, ये जो हम लोग ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइज कहते हैं। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एस आई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। एस आई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो सीजीएस में यूनिट इसका क्या होता है, पॉइज होता है। और किसको हम लोग पॉइज कहते हैं, तो कहते हैं हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड को पॉइज कहते हैं। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा 10 पॉइज। कितना होता है, 10 पॉइज होता है, ठीक है। कितना पॉइज होता है, 10 पॉइज। तो ये भी आपको याद रखना। देखिए यहाँ से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो हमारा है ना यूनिट कन्वर्जन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लस टीटीआई है, ठीक है। क्लियर, आगे की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, इसको भी याद रखना है, इस वाले को। सीजीएस में भी यूनिट याद रखना है, इसमें भी यूनिट याद रखना है, और में भी यूनिट को क्या करना है, याद रखना है। इतना सारा पॉइंट हमें बताया। देखिए पहले जो इसमें रफ वर्क किया है, ये सब सबको तो पहले मैं बता ही चुका हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। ये कौन सा यूनिट में था हमारा, ये था हमारा एमकेएस में, एमकेएस सिस्टम में। क्लियर, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए अब अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट है हमारा ये नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में देखिए कहना क्या चाह रहा है, कि जो हम डेंसिटी निकाले हैं ना, ये जो डेंसिटी हमारा रो है, डेंसिटी जो है हमारा रो, और हम जो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू निकाल रहे हैं, क्या दोनों के बीच रिलेशन है, क्या दोनों के बीच रिलेशन है, नहीं है। दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। कैसे हम लोग कोई रिलेशन नहीं बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं कि कोई रिलेशन नहीं है, उसको अभी हम ऑब्जर्व करवा देंगे कि क्यों नहीं रिलेशन है, ठीक है। यानी कि ये जो हम लोग डेंसिटी बोल रहे हैं और डायनामिक विस्कोसिटी बोल रहा है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो भाई बोलेंगे दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, डिपेंडेंट है। नो रिलेशन बिटवीन, यहाँ से बोल सकते हैं नो रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड डायनामिक कोसिटी। क्लियर, नो रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी। अब बताइए डेंसिटी ऑफ एच जी हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। याद कीजिए कल मैंने इस चीज को बताया था, वो बताए थे ना हम कल, कि डेंसिटी ऑफ एच जी हमारा बड़ा होता है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन से। ग्लिसरीन का डेंसिटी हमारा बड़ा होता है डेंसिटी ऑफ H2O से, डेंसिटी ऑफ ऑयल से, और डेंसिटी ऑफ एयर से। क्या क्या बताए थे डेंसिटी, इसका बताए थे 13,600, इसका बताए थे 1260, इसका बताए थे 1000, इसका बताए थे 860, इसका बताए थे 1.26 kg पर मीटर क्यूब। सबका यूनिट क्या था, kg पर मीटर। अगर आपसे विस्कोसिटी पूछे कि विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होगा, यहाँ विस्कोसिटी जो ज़्यादा होगा ग्लिसरीन का होगा। उसके बाद बोलेगा विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होगा, तो ऑयल का होगा। उसके बाद विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होगा, तो Hg का होगा। उसके बाद विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होगा, तो H2O का होगा। उसके बाद विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होगा, तो बोलिए यहाँ तक में कोई।
देखिए आप लोग समझ में आ गया होगा ये चीज। देखिए क्या कोई रिलेशन है? जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होता था, देखिए ये कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। अब याद कैसे रखेंगे इसको? आप अगर डेंसिटी को अच्छे से याद रख लीजिएगा ना, आप अगर डेंसिटी को अच्छे से याद रख लीजिएगा, तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को, विस्कोसिटी वाले भी कॉन्सेप्ट को, विस्कोसिटी वाले भी पॉइंट को अच्छे से याद रख लीजिए। कैसे याद रखिएगा, है ना? कैसे याद रखिएगा, लॉजिक एक बताता हूँ मैं एक लॉजिक बताता हूँ कैसे आपको मेमोराइज करना है, उससे आपको मेमोराइज करना है। देखिए आप मेमोराइज करने के लिए मैं आपको, देखिए क्या करना है कि आपको पहला वाला लाइन तो याद होगा, डेंसिटी वाला, ठीक है। अब इस विस्कोसिटी वाला कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखेंगे? देखिए एक को छोड़िए, दूसरे को उठाइए, पहले लिखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ग्लिसरीन को पहले से लिखिए, एक को डिलीट कीजिए, दूसरे को लिखिए, इसको डिलीट कीजिए, तीसरे को लिखिए, इसको डिलीट कीजिए, चौथे को लिखिए, इसको डिलीट कीजिए, पांचवें को, वाला आ जाए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक को पकड़िए, दूसरे को छोड़िए, फिर इसको पकड़िए, इसको छोड़िए, फिर इसको पकड़िए, इसको छोड़िए, फिर इसको पकड़िए, इसको छोड़िए, लास्ट में जो बचेगा उसको, वही तो मैं किया हूँ। अब देखिए एक अगला पॉइंट आता है, रेड वुड विस्कोमीटर। रेड वुड विस्कोमीटर का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? विस्कोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेड वुड विस्कोमीटर का उपयोग करते हैं। क्लियर? रेड वुड विस्कोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? विस्कोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? देखिए हमारा काइनामेटिक विस्कोसिटी। काइनामेटिक विस्कोसिटी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग म्यू से डिनोट कर रहे थे, इसमें इसको हम लोग न्यू से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा? डेंसिटी। डायनामिक डिवाइडेड बाय डेंसिटी है हम। क्लियर? ये डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ से अगर आप इसका यूनिट देखिएगा, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? का अगर पूरा का यूनिट देखिएगा, जब आप डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या उसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते थे इसको, और क्या लिखे थे? केजी पर मीटर इंटू क्या लिखे थे? सेकेंड, यही तो लिखे थे हम। और एक यूनिट क्या बोले थे इसका? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसे इसमें कन्वर्ट किए थे। अब देखिए केजी डिवाइडेड बाय मीटर इंटू सेकेंड गुना केजी, ऊपर में चला गया क्या? मीटर क्यूब। केजी 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 क्या हो गया हमारा? ये केजी और ये केजी क्या हो गया? कैंसिल आउट। मीटर हमारा ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो वहाँ बचा दो, तो मीटर स्क्वायर क्या बचा? इसका क्या बचा बनेगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बनेगा। यही इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। ये तो हुआ हमारा कौन सा यूनिट? एमकेएस सिस्टम में हुआ। अगर सीजीएस सिस्टम में यूनिट बोले तो यहाँ क्या कीजिएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बोल दीजिएगा, जाएगा यस में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए देखिए अब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि अब बोलना चाह रहे हैं हम लोग कि न्यू ऑफ एयर, जैसे हम बताए थे वहाँ विस्कोसिटी ऑफ H2O इज इक्वल टू होता है 55.55 टाइम्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। उसी तरीके से न्यू, यहाँ की न्यू किसको बोल रहे हैं? न्यू बोल रहे हैं हम लोग काइनामेटिक विस्कोसिटी को। काइनामेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर हमारा बराबर होता है 15 टाइम्स ऑफ काइनामेटिक विस्कोसिटी ऑफ H2O। इसके बराबर होता है काइनामेटिक विस्कोसिटी ऑफ H2O के कितने टाइम्स होते हैं? 15 टाइम्स। क्लियर? फिफ्टीन टाइम्स होता है हमारा किसका? न्यू ऑफ H2O का 15 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारा यूनिट किसका है? काइनामेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है। ये किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 4 स्टॉक्स के बराबर होता है। ये 10 के पावर 4 स्टॉक्स। ये भी हमारा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। कहाँ से आए? यहाँ से आए हैं।
देखिए स्टार पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और ये फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट ही है, फॉर्मूला, ठीक है, सारा पॉइंट यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्लियर, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत है तो ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट देखिए क्या है हमारा, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। अब देखिए दो तरह का विस्कोसिटी है हमारे पास, एक तो हमारा डायनामिक विस्कोसिटी जिसको हम लोग म्यू से डिनोट कर रहे हैं, एक है हमारा काइनामेटिक विस्कोसिटी जिसको हम लोग न्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो दो तरह का विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी। अब इसके ऊपर, इन दोनों विस्कोसिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर को देखेंगे, प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो एक पॉइंट हमारा क्या कहता है कि वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, यानी कि कोई सा भी विस्कोसिटी, चाहे हमारा डायनामिक विस्कोसिटी हो चाहे हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो, अगर इन दोनों के ऊपर अगर हमारा प्रेशर पड़ता है तो दोनों विस्कोसिटी हमारा क्या होता है, बोलिए, नेग्लिजिबल होता है। वेलोसिटी में, विस्कोसिटी में वेरिएशन, जो दोनों जो विस्कोसिटी बोल रहे हैं, दोनों विस्कोसिटी के वेरिएशन में वेरिएशन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। यानी कि हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी है न्यू। अगर इसके, इन दोनों विस्कोसिटी के ऊपर प्रेशर को हम लोग डालेंगे, यानी कि प्रेशर को लगाएंगे, तो इन दोनों विस्कोसिटी का जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन आपको क्या देखने को मिलेगा, नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा, नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे हमारा दोनों तरह का विस्कोसिटी, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी, दोनों हमारा जब वेरिएशन हमारा नेग्लिजिबल होगा, दैट मीन्स दोनों हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर इज नेग्लिजिबल होता है। अब देखिए पहला पॉइंट हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, उसमें प्रेशर को ले रहे हैं, प्रेशर को ले रहे हैं, तो अब हम लोग दो सबस्टांस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, एक तो फ्लूइड के ऊपर लगाएंगे, एक तो हम लोग यानी कि लिक्विड के ऊपर लगाएंगे, एक तो गैस के ऊपर। फ्लूइड में हमारा दो चीज आता है, लिक्विड आता है, गैस आता है, दोनों चीज मैंने कल बताया था। तो पहले हम लोग लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तब देखेंगे कि हमारा डायनामिक विस्कोसिटी क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। गैस के ऊपर लगाएंगे, फिर देखेंगे प्रेशर को हम लोग गैस के ऊपर लगाएंगे, फिर देखेंगे डायनामिक विस्कोसिटी हमारा चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करें, अगर हम लोग प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा विस्कोसिटी में चेंज नेग्लिजिबल बोल रहे थे। जब विस्कोसिटी में चेंज हमारा नेग्लिजिबल था, इसका मतलब हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा क्या, कांस्टेंट होगा। डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर देखिए गैस के केस में भी प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा बोलेंगे दोनों तरह का विस्कोसिटी हमारा क्या हो रहा था, विस्कोसिटी का वेरिएशन नेग्लिजिबल हो रहा था। दैट मीन्स यहाँ भी म्यू हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में अब आते हैं, हम लोग प्रेशर को देखते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी में प्रेशर को बढ़ाने से काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिक्विड में क्या चेंजिंग आएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जब हमारे गैसियस स्टेट में रहेंगे तो उसमें क्या चेंजिंग आएगा, ठीक है। अब देखिए ये लिक्विड का केस है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि लिक्विड जो है इनकॉम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड जो है हम कल बताए थे ना, लिक्विड क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल। लिक्विड क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल, यानी कि लिक्विड को हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका डेंसिटी क्या बताए थे, मैंने कल क्या बताया था, डेंसिटी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ से हम क्या बोल दिए, डेंसिटी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया हूँ कि जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के वेरिएशन में क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। वेरिएशन क्या होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है। जब देखिए डेंसिटी हमारा कांस्टेंट हो गया, डायनेमिक विस्कोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा,
न्यू बराबर हम लोग जानते हैं न्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यहाँ से हम लोग क्या बोल दिए कि जब ये कांस्टेंट है हमारा और ये हमारा कांस्टेंट है तो ये भी हमारा क्या निकल जाएगा, कांस्टेंट निकल जाएगा। क्लियर। देखिए अब हम लोग गैस में आते हैं, गैस के बारे में देखते हैं। अब देखिए गैस, गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। गैस हमारा क्या रहता है, कंप्रेसिबल रहता है। जब गैस के ऊपर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस में जब हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो गैस क्या करेगा, कंप्रेस होगा, यानी कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो याद कीजिए रो बराबर होता है m डिवाइडेड बाय v। वॉल्यूम डिक्रीमेंट तो हमारा डेंसिटी क्या कर जाएगा, इंक्रीमेंट। तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी को क्या बोल दिए, डेंसिटी हमारा बढ़ रहा है। लेकिन हम क्या बोले कि डायनामिक विस्कोसिटी का केस हो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का केस हो, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो डायनामिक विस्कोसिटी का और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चाहे वो लिक्विड का केस हो चाहे वो गैस का केस हो। तो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा क्या हो गया, यहाँ से कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गया तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा, न्यू बराबर क्या होता है, म्यू डिवाइडेड बाय रो। अब देखिए ये है हमारा कांस्टेंट और ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब ये इंक्रीज करेगा तो ये हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच। हमारा जो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है और ये जो हमारा डेंसिटी है दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई सा भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगले दिन इसको क्या कर सकूं, अच्छे से ट्राइब कर सकूं और अच्छे से आपके लिए ओनली। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे की ओर और अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक पॉइंट ऐड कर देते हैं हम, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि म्यू एंड न्यू दोनों क्या, कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग अब देखिए टेम्परेचर का केस। टेम्परेचर के केस में ये है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी वाला, ये था हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी में जब हम लोग टेम्परेचर, पहला केस लेते हैं हम लोग लिक्विड का, तब दूसरा केस लेंगे हम लोग गैस का, फिर इसमें पहला केस लिक्विड दूसरा केस गैस। देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये लिक्विड का केस है हमारा। पहले देखिए लिक्विड में क्या होता है ना, लिक्विड है अगर हमारा, लिक्विड है हमारा, ये हमारा क्या है, लिक्विड में जो विस्कोसिटी डेवलप होता है किसके वजह से, कोहेसिव फोर्स के वजह से। लिक्विड में जो हमारा विस्कोसिटी होता है वो कोहेसिव फोर्स के वजह से। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम पार्टिकल्स के बीच, सेम यानी कि सेम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये पेन है, पेन को मैं क्या किया, अभी मैंने क्या किया, एक छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ, छोटा छोटा पार्टिकल्स, यानी कि छोटा छोटा पार्टिकल्स किस टाइप का पार्टिकल्स, सेम टाइप का पार्टिकल से मिलकर बना है ना। तो सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच जो भी फोर्स लगेगा ना तो कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो वाटर का केस ले रहे हैं हम लोग, लिक्विड का केस ले रहे हैं। लिक्विड में एक लिक्विड का पार्टिकल्स और दूसरा लिक्विड का पार्टिकल्स दोनों सेम नेचर का है, दोनों एक ही तरह का लिक्विड है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, कोहेसिव पार्टिकल्स। एडिसिव में क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल्स, जैसे हमारे और कलम के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिसिव फोर्स। एडिसिव बोल रहे हैं तो ए फॉर एडिसिव, ए फॉर अलग अलग, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। ए फॉर एडिसिव, ए फॉर अलग अलग, अलग अलग पार्टिकल्स के बीच, अलग अलग नेचर के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगेगा उसको एडिसिव फोर्स। और सेम सेम पार्टिकल्स के बीच जो लगेगा सी फोर सेम, सी फोर सेम सेम सेम, उसमें क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं एडिसिव फोर्स और कोहेसिव। अब देखिए पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो यही बोले कि ये जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल्स है इसके बीच में एक पार्टिकल्स यहाँ दूसरा पार्टिकल्स यहाँ, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच या एक पार्टिकल्स यहाँ, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स लगा उसको फोर्स को कहेंगे कोहेसिव फोर्स। अगर मान लीजिए यही कोई ग्लास में रखा हुआ है हमारा पानी, यही हमारा वाटर है, तो वाटर का पार्टिकल्स और ग्लास के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगाएगा उसको कहेंगे हम लोग एडिसिव फोर्स। क्लियर। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे
तो देखिए जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए पानी है हमारा कंटेनर में, यही हमारा कंटेनर, ये हमारा क्या है कंटेनर है, नीचे से क्या दिए हीट दिए, जब नीचे से हीट डाल रहे हैं इसमें, पानी क्या करेगा उबलना स्टार्ट होगा, उबलना स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा ऊपर उड़ना स्टार्ट करेगा, पानी में जो वाटर है ये क्या करेगा ऊपर उड़ना स्टार्ट होगा, यानी कि इसमें जो कोहेसिव फोर्स लग रहा था उसको क्या करेगा कमजोर करना स्टार्ट करेगा, फैलना स्टार्ट करेगा। जब ये फैलेगा कोहेसिव फोर्स क्या होगा कमजोर होगा, जब कोहेसिव फोर्स कमजोर होगा इसका मतलब कोहेसिव फोर्स क्या करेगा घटेगा। ठीक है, तो जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो कोहेसिव फोर्स क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, जब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा तो बताइए अभी हमारा फ्लूइड का पार्टिकल्स था, एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स पे स्लाइड कर रहा था। ठीक है, अब इसका कोहेसिव फोर्स को हम लोग क्या किए ब्रेक कर दिए, कमजोर कर दिए, घटा दिए, तो जल्दी जल्दी स्लाइड करना स्टार्ट कर लेगा। जब जल्दी जल्दी स्लाइड करेगा तो आप बताइए विस्कोसिटी क्या होगा घट जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी स्लाइड करेगा तो रेजिस्टेंस डेवलप कम होगा, जब रेजिस्टेंस डेवलप कम होगा तो हमारा इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि विस्कोसिटी हमारा क्या कर जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो यही हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे लिक्विड के केस में। अब हम लोग बात करते हैं गैस के केस में। देखिए गैस में क्या होता है ना, गैस में जो विस्कोसिटी डेवलप होता है वो मोलिकुलर मोमेंटम, पार्टिकल्स के मोलिकुलर मोमेंटम की वजह से डेवलप होता है, पार्टिकुलर के मोलिकुलर मोलिकुलर मोमेंटम की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, पार्टिकल के मोलिकुलर मोमेंटम की वजह से डेवलप हो रहा है। देखिए अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, अब गैस है हमारा, गैस है तो पार्टिकल्स है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे ही हम उसको गैस जब गैस को हम लोग जैसे ही हम लोग टेम्परेचर दिए, गैस को हम लोग जैसे ही टेम्परेचर दिए तो गैस का पार्टिकल्स क्या करेगा एकदम हाईली एनर्जेटिक होगा, उसका मोलिकुलर मोमेंटम क्या कर जाएगा एकदम अचानक बढ़ जाएगा, वो भागना स्टार्ट करेगा इधर उधर ऐसे वैसे भागना स्टार्ट करेगा। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलिकुलर मोमेंटम क्या होगा, मोलिकुलर मोमेंटम, मोलिकुलर मोमेंटम हमारा क्या कर जाएगा बताइए, देखिए यहाँ बढ़ जाएगा। जब मोलिकुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा तो विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे हम मान लीजिए आप स्टेशन जाते हैं प्लेटफॉर्म पे और आपका घर मान लीजिए कहीं और का मतलब है कोई जगह मान लीजिए आप पटना जा रहे हैं, पटना जंक्शन से आपको जाना है कहाँ, ये बगल का ही स्टेशन ले लेते हैं फेमस स्टेशन बख्तियारपुर। ठीक है, जब आप बख्तियारपुर जा रहे हैं, अब आपके लिए मान लीजिए लेट अस सपोज दैट कि एक ही ट्रेन है आप और नंबर ऑफ पैसेंजर जो है प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा है, जो ही ट्रेन अब पैसेंजर हमारा क्या है गैस का पार्टिकल्स एज्यूम करना है, पैसेंजर को गैस का पार्टिकल एज्यूम करना है। जब आप पैसेंजर को गैस का पार्टिकल एज्यूम कीजिएगा, जो ही ट्रेन एंट्री लेगी कहाँ स्टेशन के प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आया, पैसेंजर हमारा क्या होगा सारा पैसेंजर का मोलिकुलर मोमेंटम जो है, ये जो मोलिकुलर मोमेंटम बोल रहा है ये क्या कर जाएगा एकदम हाईली इनर्जेटिक हो जाएगा, हमको ट्रेन में चढ़ के सीट लेना है। सबसे पहला थॉट यही आता है ट्रेन में चढ़ के सीट लेना है, सबका मोलिकुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, मतलब हाईली इनर्जेटिक हो जाएगा सब लोग। जब हाईली इनर्जेटिक हो जाएगा तो बताइए जब एक साथ खाली गेट रहता है तो एक एक करके आप आसानी से जा सकते हैं, देखते हैं जब ज्यादा आदमी रहता है गेट में, ट्रेन के गेट में चढ़ने लगता है, मोलिकुलर मोमेंटम ज्यादा हो जाता है, चढ़ने लगता है लोग, चढ़ने लगते हैं लोग, तब क्या होता है एकदम जाम लग जाता है गेट में। यानी कि अगर एक पैसेंजर घुसने वाले थे आसानी से तो वो भी नहीं घुस पाते, एक दूसरे को दाबते हैं, इधर से दाबते हैं, वो इधर से दाबते हैं, और उसमें क्या हो जाता है कि कुछ टाइम लग जाता है अंदर जाने में। दैट मीन्स क्या रेजिस्टेंस वहाँ क्या हो गया ज्यादा हो गया, यानी कि अगर आसानी से एक साथ एक से दो पैसेंजर आसानी से घुस सकते थे, जब हम वहाँ क्या किए कंजस्टेड कर दिए जगह को, मोलिकुलर मोमेंटम बढ़ गया, सब मार कर रहा है एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए कि हम पहले सीट लेंगे हम पहले सीट लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पार्टिकल्स क्या करता है ना, जब उसका मोमेंटम बढ़ जाता है तो पार्टिकल्स हाईली एनर्जेटिक हो जाता है, वो चाहता है कि हम भागे कि पहले हम भागे, मतलब हम निकले कि पहले हम निकले। उसी तरीके से तो इस वजह से क्या हो जाता है कंजस्टेड हो जाता है, जब कंजस्टेड हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा डायनामिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। वही बोले अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो मोलिकुलर मोमेंटम क्या कर जाएगा हमारा इंक्रीज कर जाएगा, जब मोलिकुलर मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा
डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा क्या कर जाएगा, कर जाएगा। बोलिए अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत हो। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से हैं? देखिए अब हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टेम्परेचर पे। अब हम लोग लिक्विड का केस ले रहे हैं इसमें सब। देखिए लिक्विड के केस में क्या होता है, डेंसिटी हमारा कांस्टेंट होगा। बोलिए हाँ या ना, सही बात है। म्यू हमारा क्या होगा, ये घटेगा। हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा, देखिए लिक्विड का केस आइए। लिक्विड का केस कहाँ गया, एक मिनट। लिक्विड का केस आइए। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट हो रहा है। इस केस में क्या होता है कि हमारा जो म्यू है, ये जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा, घटेगा। देखिए यहाँ टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हो रहा था, घट रहा था। जब हम लोग लिक्विड के केस में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा, घटेगा। जब डायनेमिक विस्कोसिटी घटेगा तो हम लोग जानते हैं न्यू बराबर म्यू अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी हमारा यहाँ से क्या है, कांस्टेंट है। डायनेमिक डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। जब ये कांस्टेंट ये घट रहा है तो ये ओवरऑल क्या कर जाएगा, घट जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या बोले, ये कांस्टेंट ये घट रहा है तो ये ओवरऑल क्या कर जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए गैस का बात करते हैं। तो गैस में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। गैस के केस में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी हमारा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाइएगा, जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा गैस के केस में तो वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा डायनेमिक डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। जब डेंसिटी बढ़ेगा और ये म्यू हमारा क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से म्यू हमारा बढ़ रहा था, कितना ये बढ़ रहा है उससे ज्यादा हमारा क्या हो रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ रहा है। अब आप बताइए, ये 1 गुना बढ़ रहा है, लेट अस सपोज दैट ये 2 गुना बढ़ रहा है, इससे ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि 1 से ज्यादा बढ़ रहा है। ये क्या हो जाएगा, जब ये हमारा 2 यूनिट, मान लेते हैं कि 1 से ज्यादा का मतलब क्या, 1.2 बढ़ रहा है, और ये 1 ही बढ़ रहा है, ओवरऑल ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये भी 1 बढ़ता, ये भी 1 बढ़ता तो हमारा ये क्या रहता, कांस्टेंट रहता, बराबर ही रहता। तो उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हमारा, यहाँ पे जो है हमारा डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू जो है, इस डेंसिटी में जितना इंक्रीमेंट है उससे ज्यादा इंक्रीमेंट है किसमें, इस डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या कर गया हमारा, इंक्रीज कर गया, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स पॉइंट था, तो अच्छे से मैं आप लोगों को बता दिया हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से मेमोराइज कर सके। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस, और बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें। ये टेबल मैंने इसीलिए बनाया ताकि टेबल से आपको अच्छे से याद रहे, और ये सब मैंने इसलिए लिख दिया है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोलिकुलर मोमेंटम बढ़ेगा, ताकि आपके माइंड में एग्जाम्पल आए, ट्रेन वाला एग्जाम्पल और कोई भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लोग थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है, एक चीज और देखना है आपको, क्या देखना है मैं अभी बताता हूँ। देखिए ये जो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना, यही सेम यूनिट जो है ना मोमेंटम डिफ्यूसिटिविटी का होता है। मोमेंटम डिफ्यूसिटिविटी का भी होता है। अब मोमेंटम डिफ्यूसिटिविटी क्या होता है, ये होता है एबिलिटी ऑफ फ्लूइड, एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू ट्रांसफर मोमेंटम, एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू ट्रांसफर मोमेंटम इज कॉल्ड मोमेंटम डिफ्यूसिटिविटी, ठीक है। ये याद रखना आप, बस याद रखना है कि मोमेंटम डिफ्यूसिटिविटी का डेफिनेशन अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको ये याद रखना है कि यही मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, मोमेंटम डिफ्यूसिटिविटी का भी यूनिट होता है। ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। सारा पॉइंट देखिए स्लाइड 1 से आते हैं हम लोग, ठीक है।
ये था हमारा पिछला क्लास में जो बताए थे। ये यहाँ से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, रिलेटिव डेंसिटी को पहले बताया, फिर मैंने रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड जितने सारे टर्म थे उसको डील किया। फिर आगे जो है विस्कोसिटी के बारे में बताया कि विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी का कंडीशन क्या होता है, कब विस्कोसिटी डेवलप होगा, विस्कोसिटी जीरो कब होगा, विस्कोसिटी हमारा किसका ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी जीरो किसका होगा। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी चलाया, उसमें हम लोग ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ये वाला टर्म आया उसको मैंने ड्राइव करके बताया कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। फिर ये देखिए, ये रिलेशन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, कि बस इसका ये डाटा याद रखना है, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला मैंने बताया, में क्या क्या टर्म था वो भी मैंने डिस्कस किया। एच हमारा क्या है, दो प्लेट के बीच का परपेंडिकुलर हाइट है हमारा, यू हमारा प्लेट का वेलोसिटी, एफ हमारा क्या, प्लेट के ऊपर में फोर्स लग रहा है, और एरिया हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया, यानी कि प्लेट ये है तो इस वाला एरिया को हम लोग कॉन्टैक्ट एरिया कहें। उसके बाद अगला पॉइंट था यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। फिर ये रिलेशन कि इसमें कोई डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये मैंने टेबल पहले कल बता चुका था ये डेंसिटी का, आज मैंने विस्कोसिटी का टेबल बताया। और रेडवुड विस्कोमीटर का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, विस्कोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, इसका यूनिट बता दिया, मोमेंटम डिफिसिटी, और ये रिलेशन एक ये, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है सारे पॉइंट को, और ये रिलेशन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रिलेशन, ठीक है। कैसे हम लोग क्या बढ़ाएंगे, क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज। तो देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट था। तो यहीं से हम क्या करते हैं, आज का क्लास को क्या करते हैं, द एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है इसी को मैं कंटिन्यू आगे करूँगा, और इसमें देखेंगे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स और भी फ्लूइड मैकेनिक्स के, और एक न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होंगे, नॉन आइडियल फ्लूइड क्या होंगे, ये सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका कैपिलरिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ सरफेस टेंशन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद लास्ट में एक रिलेशन, रिलेशन वगैरह देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं साथियों। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर यानी कि कोई भी चीज़ आप लोगों को पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कि कमेंट बॉक्स में, कि ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग यहीं से आज का क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।